खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और एक बात जो कि आज तक हम लोगों को समझ नहीं आ रही और बहुत सारे लोग जो हैं उसे आज हम कोशिश करेंगे आपको समझा सकें। पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, गंदम की पैदावार के लिहाज से 8वें नंबर पर है, लेकिन गंदम यहाँ पर है वो नायाब होती चली जा रही है। पहली दफ़ा है कि देसी गंदम जो है उसके नर्ख 2400 रुपये मन हो गए हैं। और हमजा अगर आपको याद हो हुकूमत ने 1400 रुपये पर मन के हिसाब से इसका रेट मुकर्रर किया था। सरकारी जो मुकर्रर करदा नर्ख हैं उनसे तकरीबन 900 से 1000 रुपया ज्यादा चले गए हैं। पिछले साल की बात की जाए ना तो जब 2000 रुपए फी मन ये गंदम दिसंबर में पहुंची थी ना तो उस वक्त बहरान की बातें आ रही थी। और इस दफा अभी अक्टूबर है, पहला हफ्ता है और ये 2400 रुपए फी मन जो है। और उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात है कि 40 लाख टन खरीदी लेकिन ओपन मार्केट में फिर भी गंदम जो है वो नहीं आई। फिर फसल आने के थोड़े 2 से 3 माह के अंदर दोबारा हमें गंदम जो है वो खरीदनी पड़ गई। हमने मजीद 8 लाख टन दरामद करने की जो है वो भी बात की। सवाल बहुत सारे हैं इसके साथ जुड़े हुए जो कि हम पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। चेयरमैन एग्री फोरम पाक डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम मुगल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये क्या हुआ कि गंदम की पैदावार के बावजूद गंदम हमें खरीदनी पड़ गई, ऐसा क्या हुआ? इसका ब्लंट जवाब तो ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को नाकाम करने की एक साजिश है। अच्छा, मैं बड़ा लफ्ज़ बोल गया हूँ। साजिश कैसे है? ये प्लानिंग का फुकदान था। किसके एंड पे? सेक्रेटरी फेडरल लेवल पर जो फूड सिक्योरिटी का है उसकी तरफ से और चारों सूबों के एग्रीकल्चर के जो सेक्रेटरी हैं उसकी तरफ से। अच्छा, आज हम जो 8 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की बात करते हैं, ये तो अब फिंगर टिप्स पे आ गया है कि एक पाकिस्तानी औसतन बच्चा बड़ा डालकर साल की 124 किलोग्राम आटा या गंदम खाता है और 24 से 26 किलोग्राम वो चावल खाता है और तकरीबन 20 से 22 किलोग्राम वो चीनी खाता है, दाल 5 से 6 किलोग्राम खाता है। जब ये सारे स्टैटिस्टिक्स एस्टेब्लिश हो चुके हुए हैं और आप अक्टूबर में आजकल अगली फसल की बिजाई फिर शुरू हो गई है। आपकी बिजाई जब शुरू होती है और हार्वेस्टिंग जाके अप्रैल में होती है, आपके सामने सारी किताब खुल के आई होती है कि जी मेरी पॉपुलेशन 22 करोड़ आवाम है, इसको 2 करोड़ 70 लाख टन 124 किलो के हिसाब से आटा या गंदम चाहिए और मैंने इतनी पैदा करनी है। लेकिन मुसीबत एक और है, आप हंसेंगे इस पर, वो महकमा के जो ये तखमीना लगाता है कि गंदम कितनी बिजाई हुई, इसकी कितनी पैदावार आई और टोटल प्रोडक्शन इतनी आएगी, वो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को ही रिपोर्ट करता है महकमा। और वो महकमा अगर ये रिपोर्ट कर दे कि जी बिजाई कम हुई है या प्रोडक्शन कम आ रही है तो जिस बात को वो रिपोर्ट कर रहा है ये तो उसकी एक कंप्लेंट होगी। लिहाजा किस तरह आप समझ सकते हैं कि ऐसे हालात में आप ये एक प्रॉपर अंदाज़ा लगाएं। क्रॉप रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट है, उसका एक डायरेक्टर है, ही डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू द सेक्रेटरी एग्रीकल्चर। अच्छा, वो कैसे हिम्मत करे जाके कहने की जी के एरिया कम है या प्रोडक्शन कम आ रही है? छुपाओ यार इस बात को, दिसंबर आ रहा है, मेरी ACR आ रही है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ। और दूसरी बात, फर्क 5 से 8 लाख टन का था। जब इन्होंने गंदम की देखे, पंजाब का सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है, मैंने सुना ये है कि उसको ये नहीं पता कि गंदम का पौधा होता है कि दरख्त होता है। अच्छा, ही इज द सेक्रेटरी एग्रीकल्चर। फेडरल लेवल पे फूड सिक्योरिटी का जो सेक्रेटरी है, जिंदगी में मेरा ख्याल है उसे पता नहीं होगा कि रहीम यार खान सबसे ज़्यादा या जंग सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाला ज़िला है और कभी वहाँ वो गया भी हो। मुगल साहब फरमाइएगा, ये सब कुछ सेक्रेटरीज के हाथ में ही है, उनके ऊपर जो वजीर लगे हुए हैं जो कि फूड सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं या फिर सूबाई वजीर खुराक हैं, क्या वो इतनी सलाहियत नहीं रखते कि इन चीज़ों को देख सकें कि मुनासिब बर वक्त इकदाम और फैसले किए जा रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट को इतनी आराम से बेवकूफ़ बना लिया जाता है। हाँ जी, हाँ, सच्ची बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सेक्रेटरी बोलता है इंग्लिश, अच्छा, और वजीर जो है उसके लिए ये प्रॉब्लम है। सेक्रेटरी आम गपशप लगा रहा होगा तो पंजाबी बोलेगा, कोई आम बंदा दोस्त थोड़ा करीबी आ गया तो उर्दू पे आ जाएगा, मिनिस्टर आएगा तो फौरन अंग्रेजी पे स्लिप कर देगा। मैं सेक्रेटरी फूड साहब का महमूद वकास या वकास महमूद उनके पास गया प्रोक्योरमेंट से पहले। अच्छा, मैं उन्हें बताना चाहता था कि ये कोई इसकी कास्ट नहीं है, मैं अपनी गाड़ी पे आया हूँ, अपना वक्त है, आपको मैं बताने आया हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी, आपका एक्सपीरियंस नहीं है। और उनका जवाब आगे से ये था कि मुगल साहब वी नो एवरीथिंग। अच्छा, वो एवरीथिंग तो हो गई। जब देखा पंजाब का
फूड डिपार्टमेंट का खरीदारी का टारगेट 45 लाख टन 4.5 मिलियन टन जी। था। 5 लाख टन इन्होंने कम खरीदी। किसी सेक्रेटरी फूड की पेशी हुई, उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल की गई। अगर सूबा पंजाब में 2 करोड़ टन तकरीबन, पाकिस्तान में 80% गंदम जो है वो पंजाब पैदा करता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर पंजाब ने अपनी प्रोडक्शन का टारगेट पूरा नहीं किया, क्या सेक्रेटरी एग्रीकल्चर की एक्सप्लेनेशन हुई? नहीं हुई। किसने करनी थी? किसने करनी थी? ये चीफ मिनिस्टर ने करनी थी ना जी। चीफ मिनिस्टर ने क्यों नहीं की सर? क्योंकि वजीर तो कहते नहीं। सलाह क्या हुई कि जब ये प्रोक्योरमेंट हो रही थी तो उस वक्त फूड के मिनिस्टर की छुट्टी करा दी गई। सेक्रेटरी ने शिकायत लगा दी, क्योंकि फूड का उस वक्त का जो सेक्रेटरी था वो एक बहुत बड़े रिटायर्ड जस्टिस का दामाद था। मोहम्मद साहब, एक और भी तो फैसला किया गया ना, वो फैसला ये था कि फ्लोर मिल्स पे गंदम खरीदारी पे पाबंदी लगा दी गई। 40 लाख टन हुकूमत ने खरीदी, बाकी गंदम कहाँ गई? देखें जी, कहाँ है वो गंदम? मैं यही कहना चाहता हूँ कि फूड डिपार्टमेंट ने हर तरीके से माल बनाया, हर तरीके से माल बनाया। पाबंदी लगी तो माल बना। देखें ना, रात को ट्रक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जब आपको टारगेट 4.5 मिलियन टन का दे दिया गया, जब आपको 144 लगाने के इख्तियारात दे दिए गए, जब आपके डीसीओ आपके साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, आप फिर भी पंजाब फूड डिपार्टमेंट वो प्रोक्योरमेंट करने में नाकाम रहा और पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करने में नाकाम रहा। बिल्कुल ठीक लेकिन है। फयाजुल हसन चौहान तो और बाकी लोग तो इसको पंजाब और सिंध तक बात ले गए ना। सिंध की वजह से मसला पैदा हो गया। वो मसला पंजाब की पैदावार फी एकड़ 29 to 30 मन पर एकड़ है। सिंध की आज भी 33-34 मन है, नंबर 1। नंबर 2, सिंध की देख लें प्रोपोर्शनेटली, सिंध ने 1 मिलियन टन गंदम खरीदी 35 अरब रुपए की। सूबा पंजाब में जैसे अर्ज कर रहा हूं कि 80% ऑफ द टोटल केक गोज टू सूबा पंजाब। चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान को हमें चाहिए 1 साल के लिए 70 लाख टन गंदम हो, एवरेज 10 लाख टन शुरू हो, सितंबर से शुरू हो जाए, हमारा अप्रैल आ जाता है। कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है कैलकुलेशन करना। जब मेरे पास स्टॉक आ गया, मुझे पता है ये 60 लाख टन आ रहा है और मुझे चाहिए 70 लाख टन, तो फिर अरेंजमेंट्स तो मुझे मई में कर लेने चाहिए शुरू। ठीक है, लेकिन तो इसके मसले बावजूद एक का और हमें हल मसला क्या हुआ मिलेगा? ना। आप ये हमें बता दीजिए कि जो मसले का हल है, जैसे आपने कहा कि बाबू लोग जो है वो अंग्रेजी बोलते हैं और काबीना को शायद उसकी समझ नहीं आ रही होती है या मिनिस्टर को समझ नहीं आ रही होती है। इशू हुआ जो हमने भी अभी रोजनामा 92 न्यूज ने भी रिपोर्ट किया था, जो यहाँ पर के ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने पोल्ट्री सेक्टर को 8 लाख टन जो गंदम सस्ते दामों फरोख्त किया, वो 1400 रुपए मन के हिसाब से पीटती रही फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की। 1400 रुपए मन के हिसाब से आप उन्हें कैसे दे रहे हैं? इंसानों को तो दें, पोल्ट्री फीड्स बाद में दें। इस तरह की बातों पे क्या कहें? और रिपोर्ट पहले आ गई, तहकीकात का फैसला किया देखिए, जाएगा। जब रिपोर्ट्स होती है ना, रिपोर्ट्स में मिनिस्टर को ऑनेस्टली स्पीकिंग कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता और अक्सर सेक्रेटरी बाबू जो हैं वो रिपोर्ट्स डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को भेजते हैं, कॉपी मिनिस्टर को भेजते हैं। मिनिस्टर ना उसे रोक सकता है ना फॉरवर्ड कर सकता है। चारों सूबों के सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, चारों सूबों के सेक्रेटरी फूड और मरकज का फूड सिक्योरिटी का सेक्रेटरी 9 बंदों को बुला ले, कमरे में बंद कर ले, इन्हें पूछें कि एवरेज 5 से 10 लाख आप पर 1 महीने का खर्चा आ रहा है मेरे और आपके टैक्सों का, और इसके बदले में आपने हमें दिया क्या है? प्रोडक्शन पूरी नहीं दी, प्रोक्योरमेंट पूरी नहीं की। आज वो बंदा पाकिस्तान के 72 साल में आटा 35 रुपए किलो तक पहुंचा था, 2 सालों में आटा 70 रुपए किलो पहुंचा दिया गया। इमरान खान साहब, आप समझते नहीं तो ज्यादा बात है। बाबू आपको नाकाम करने में, बाबू आपको नाकाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। क्राइसिस का हल क्या है? कैसे हल होगा? क्या इस सीजन में तो मसला आ गया, अगले सीजन में भी आप यही देख रहे हैं? कैसी मामला देखें, अपने किसान से आप लेते हैं 1400 रुपए मन गंदम, आप कास्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें, अफगानिस्तान को स्मगलिंग क्यों नहीं रोकते? अच्छा, कहते ये है जी कि हम नहीं रोक सकते, सेक्रेटरी ने रोकनी है सर। ये असल में तो काम ही उसका है, असल में तो सेक्रेटरी का काम है, कोई मिनिस्टर नहीं रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। और दूसरी बात, मुझे कहते हैं जी कि क्या करें मुगल साहब, बड़ा पोरस है वो जो हमारा बॉर्डर है, ये है वो। अच्छा, वो तो पोरस है, 1400 रुपए वाली गंदम वहाँ 1800 में बिक जाए। इंडिया में यूरिया खाद की एक बोरी पाकिस्तानी रुपयों में 700 रुपए की है और पाकिस्तान में वो हम बेच रही है, हुकूमत या कंपनियां बेच रही हैं 2000 रुपए में। 10 करोड़ बोरी सालाना इस्तेमाल है। इंडिया की कभी एक बोरी स्मगल होकर पाकिस्तान नहीं आई।
कभी एक बोरी नहीं है स्मगल होके। दैट इज कॉल्ड द गवर्नेंस और दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ So lack of governance is the issue. प्लानिंग एंड गवर्नेंस, प्लानिंग एंड गवर्नेंस इज एन इशू। अगर वो कहते हैं ना जी, द प्रायर प्लानिंग विल प्रिवेंट योर पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। मुगल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और आपने जो Eye opening चीजें किस्म थी की जो है ना वो बातें बिल्कुल सामने share रखी की और हमारे साथ। खुद Thank you आपका very much. एक्सपीरियंस था और आपने वो शेयर थोड़ा किया। सा नोट कर ले कि सेक्रेटरी फूड के दफ्तर से जो मुझे और आपको नहीं पता होता कितना स्टाफ पड़ा है, वो जो फ्लोरमैन वाले हैं उनको दाने दाने का पता होता है कि आज वहाँ स्टॉक पड़ा है, आज यहाँ पर। जब तक आप इन कॉन्फिडेंसेस को नहीं कंट्रोल करेंगे, आप ब्लैक में बिल्कुल ठीक है, इनको कंट्रोल करना होगा। बहुत शुक्रिया, मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो गंदम का मसला है उसके हवाले से जो थे एक जामे जो उन्होंने हमें बताया कि हो क्या रहा है असल में, अच्छा, वो सारी चीजें हमें पता सामने चल रहा है ना वो ये कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई की बातें आज बात होगी ये सारी विफाकी काबीना के सामने। और यहाँ पर आटे का 20 किलो का थैला जो है 60 रुपये महंगा करने की बातें सुनाई दे रही हैं, 860 रुपये का हो जाएगा। घी की कीमत 170 से 180 और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी जो है वो 9 रुपये फी किलो महंगी करने की तजवीज़ है। ये सारी वो बातें हैं जिसके ऊपर फिर एहतजाज होते हैं और एहतजाज किया गया। और तनख्वाहें कम हैं जी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, उनकी जानिब से इस्लामाबाद में पार्लियामान के सामने गुज़श्ता रोज़ एहतजाज किया गया। बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन वहाँ पर मौजूद थे और कुछ उनको जो है मुंतशिर करने के लिए वहाँ पर इस फोर्स का इस्तेमाल भी किया गया था और फिर मुज़ाकरात हुए हैं जिसमें डिवीजन हो गई। कुछ लोग जो हैं उन्होंने मान ली उन बातों को, कुछ लोग अभी भी एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन ये क्या मामलात है, इस हवाले से हम बात करेंगे रहमान बाजवा से, सरबराह कोर कमेटी वफाकी सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन। बाजवा साहब, फरमाइएगा कि सरकारी मुलाजमीन जो है उनका मुतालबा क्या है? अस्सलामुअलैकुम जी, हमारा जो बेसिक मुतालबा है तनख्वाहों में इजाफ़ा तो है। हमारा जो बेसिक मुतालबा है तनख्वाहों में इजाफ़ा तो एक तरफ, हम लोग जो सरापा एहतजाज हैं वो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पे एंड अलाउंसेस के हवाले से हैं। अच्छा, मीन्स के हमारे वफाक में जो एग्जेक्टिव ऑफिसेज हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नेशनल असम्बली, सेनेट, नैब, FIA, तमाम सूबों के जो सिविल सेक्रेटेरिएट्स हैं, इनकी तनख्वाहों में 200 गुना 300 गुना किसी को एग्जेक्टिव अलाउंस के नाम पे, किसी को इन्वेस्टिगेशन अलाउंस के नाम पे इजाफ़ा किया गया हुआ है। ठीक है, हमारा मुतालबा ये है, बल्कि ये हमारा भी मुतालबा नहीं था, गवर्नमेंट के डॉक्टर इशरत हुसैन साहब हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कमेटी के सरबराह, उन्होंने सेक्रेटरीज कमेटी रिफॉर्म की और उनको टास्क दिया कि ये जो तफरीक है मुलाजमीन की तनख्वाहों में इसको ख़त्म किया जाए। ठीक, 1.4 मिलियन मुलाजमीन है, यानी कि 14 लाख मुलाजमीन हैं। 11 लाख मुलाजमीन इजाफी तनख्वाहें जो हैं वो ले चुके हैं। सिर्फ 3 लाख मुलाजमीन ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहों में तफरीक, ठीक, उस तफरीक को ख़त्म करने के हवाले से सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हुई सेक्रेटरीज कमेटी की, जिसके अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया कि इमीडिएट रिलीफ दिया जाए मुलाजमीन को। 23 जनवरी की ये मीटिंग थी कि मुलाजमीन को इमीडिएट रिलीफ दिया जाए 120% का, जब तक इनकी तनख्वाहें बराबर नहीं होती, और कम्प्रीहेंसिव पे स्केल इनका बनाया जाए। ठीक, गवर्नमेंट ने पे एंड पेंशन कमीशन बनाया 14 अप्रैल को, आई थिंक 14 अक्टूबर को इसकी डेट ख़त्म होने जा रही है। और मुलाजमीन के लिए अलमिया ये है कि रिकमेंडेशन आनी थी इस 14 तारीख को। हमारा इसके अंदर जो पे एंड पेंशन कमीशन का सरबराह है वही अभी तक नहीं लगा, और इसको कहा जाता है कोरोना की वजह से। रात आपका कुछ मामलात पर इत्तेफाक तो हो गया, करने हैं। ठीक है बाजवा साहब, कुछ इत्तेफाक हो गया, कुछ रिटन चीज़ें थी जो सामने आ रही थी, उस हवाले से बता दीजिएगा। पेंशन का मामला था, ग्रेचुटी का मामला था, और जो सालाना इंक्रीमेंट्स थे उस हवाले से भी क्या मामला तय पा गए हैं? सर, जो मामला तय पाए, हमारा हर कैबिनेट के रोज़ वफाकी ग्रैंड अलायंस हमने बनाया। इस्लामाबाद की 19 तंजीमें हैं इसमें। हमारा जो मुतालबात डिस्क्रिमिनेशन के हवाले थे, जो र्यूमर्स थी गवर्नमेंट के, देखें हम बड़ा क्लियर कट स्टांस है हमारा, गवर्नमेंट चाह रही है, बट जो लोग फाइनेंस डिवीज़न में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की पहले भी थी, कैबिनेट ने डिसीजन भी दिया है इस हवाले से कि मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाए, बट फाइनेंस डिवीज़न इज़ द मेन हर्डल कि वो कैबिनेट की जो डिसीजन है वो उनको नहीं मान रहे हैं।
अच्छा, लेकिन सेक्रेटरीज कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है, हैं, रूल ऑफ का कोई बिजनेस हल में है कि नजर आ रहा है, हल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर खुदा न खास्ता ये सिलसिला इसी तरह चलता है तो क्या आगे लाइन ऑफ एक्शन है, क्या करने का आपने सोच रखा है? देखें, इस्लामाबाद के जो मुलाजमीन हैं और जो वफाकी सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हैं, हम हर मंगल को जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें हम अपना एहतजाज करते हैं। गवर्नमेंट ने हमें यकीन दहानी दिलाई है, ठीक, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि यही गवर्नमेंट हमें रिलीफ प्रोवाइड करेगी। जो र्यूमर्स थी उसके ऊपर तो हमें यकीन दहानी आ गई, इन रिटर्न इन्होंने दे दिया बिल्कुल कि पेंशन ख़त्म नहीं कर रहे, इंक्रीमेंट ख़त्म नहीं कर रहे, जो रिटायरमेंट की एज है उसको कम करने नहीं जा रहे। बट हम हर मंगल कराई, और आपको उम्मीद भी है कि हल होंगे। रहमान बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। फरा, एक और बहुत अहम मामला है, वो है फ़ज़ाई आलूदगी का, जिसका हम जिक्र करते रहते हैं। मसले को तो हम एड्रेस करें, लेकिन हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, अगर उसमें भी आलूदगी का तनासुब जब ख़तरनाक हद तक चला जाए, और आपको मालूम है हमजा के अमरीकी तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जो 5 सर फहरिस्त ममालिक है जिनमें फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान उनमें शामिल है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, हम सब लोग, लेकिन ख़ास तौर पे 5 साल की उम्र से लेकर 10 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, तकरीबन 10 लाख से ज़ायद बच्चे हैं जो मुतासर होते हैं। ये उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, लेकिन ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे सूरत हाल है, जो कि पंजाब के समेत केपी बहुत सारे इलाकों में है। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं अदालत उज़्मा के नोटिस की, जिन्होंने कि नोटिस लिया। 3 रुकनी बेंच था, जिसमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस फैसल अरब, और इस बेंच ने जो समाअत की उसमें उन्होंने बहुत इस पे अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। जस्टिस फैसल अरब ने यह भी कहा इसमें कि अगर कोरोना ना भी होता, जिस वक्त हम पेशावर में दाखिल हुए, हम फिर भी मास्क लगाते कि फ़ज़ा इतनी ज़्यादा आलूदा थी। फिर उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी का भी जिक्र किया उसमें, और उन्होंने कहा कि वो किधर है, हमें तो नजर नहीं आ रहा। और आपको मालूम है हमजा के ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट जो है वो गवर्नर केपी के सामने पेश की गई है, जिसमें उन्होंने इन बेज़ाब्तगियों के बारे में बात की है, और वो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं नर्सरीज को जो अदायगियाँ की गई हैं जो प्रोजेक्ट्स के हवाले से, जिससे इस प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान पहुंचा है, और उन्होंने कहा कि उस पैसे को वापस लिया जाए। सो इस तरह की बहुत सारी बातें हम वैसे सियासी तौर पे भी सुनते रहते हैं, लेकिन अब ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट अगर इस तरह से आ रही है तो इसका मतलब है कि माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात होनी भी चाहिए, खासतौर पे जब चीफ जस्टिस जो है वो भी इसके बारे में। और ये हम पेशावर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, अगर कराची और लाहौर की बात की जाए वो भी उससे कहीं ज़्यादा है। लाहौर में तो गुज़श्ता बरस छुट्टी भी करनी पड़ी, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया, बच्चों को कॉलेजेस नहीं भेजा गया कि जी कि फ़ज़ा इतनी ज़्यादा आलूदा हो चुकी थी, 400 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो तजावुज़ कर गया। स्मोक जो है उसमें जो आपका वागा एरिया है वो 200 के करीब तो अभी भी पहुंच चुका है, जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं। हम बात करेंगे शौकत यूसुफजई से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं शौकत यूसुफजई साहब। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे बताइएगा कि पेशावर में कारकर्दगी की अगर बात की जाए तो बड़ा मसला है कि फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए बिलियन ट्री जो है वो सुनामी की बात की गई थी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो है वो कह रही है कि आपने उसके जंगलात में बद इंतज़ामी हुई है, नर्सरीज को ज़्यादा अदायगी की गई है। ये जो पेशावर में फ़िज़ाई आलूदगी का मसला है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि दरख्त तो जंगलात के अंदर हो गए हैं, और जंगलात के अंदर आज भी हम इस चीज़ के कायल हैं कि अगर जिसको शक है, अगर कोई रिकॉर्ड मांगना चाहता है, हम रिकॉर्ड देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आपको फिगर्स वाइज भी देखना चाहिए कि 2019 से पहले क्या सूरत हाल थी, 2013 में हमारी हुकूमत है, उससे पहले कितनी कटिंग होती थी जंगलात की, उसके बाद ये जंगलात में इजाफा कितना हुआ, ये सारे फिगर्स हैं हमारे साथ मौजूद भी हैं सारे। और फिर कार्बन का जो रेशो है, अगर आप देखें 11 मिलियन टन जो है वो जो मुख्तलिफ पौधे हैं जो जंगलात हैं उनसे लिए जाते हैं, और 3 मिलियन टन जो है कार्बन जो है वो कन्वर्ट किया जाता है पौधों में, वो है बिलियन ट्री सुनामी से लिया जाता है। तो अगर हम सिर्फ 2 सालों के फिगर भी देख लें, जैसे 2019 अगस्त में ये 39.5 था, और फिर उसके बाद अगर अगस्त 2020 में आप देखें तो ये 36.5 है। तो ये सिर्फ ये नहीं कि हमने जंगलात को बचाया है या जंगलात को लगाया है, जंगलात में इजाफा किया है, ठीक ठाक इजाफा किया। और ये ऐसे फिगर्स हैं कि अगर किसी को शक है तो हम रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हैं। कोई कहता है जी हमें नहीं पता है कि बिलियन ट्री सुनामी कहाँ पे पौधे लगाएंगे, वो भी हम बताने के लिए तैयार हैं। ये ऐसी चीज़ें कि छुपाई नहीं जाती। जंगलात अल्लाह के फजल से हमने इसमें इजाफा भी किया है, इसका तहफ़्फ़ुज़ भी किया है, और इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी चेंज लेकर आए हैं। एक ज़माना था जब आप
वहाँ जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, कितनी तबाही होती थी। वो सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। जंगलात की कटाई रुक गई है। 2013 से कबल जंगलात के हालात देखते तो बहुत ज़्यादा कटाई होती थी। वो सारी चीज़ें 95% तक हमने ठीक कम है। कर दी। शौकत यूसुफजई साहब, इस वक्त ये बात ऑपोजिशन नहीं कर रही है। ऑपोजिशन तो ये बात करती रही है, बिलियन ट्री सुनामी पर सवालात उठाती रही है, लेकिन अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवालात उठा दिए। उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि कहाँ है बिलियन ट्री सुनामी। तो आप नहीं समझते कि जो केपी हुकूमत है उसकी साख पर बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर ऐसे सवालात होने लग गए कि आलूदगी तो यहाँ पर मौजूद है? देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने क्या पोल खोल दिया। मतलब उन्होंने जो बात की है उसमें हमारे पास उसका जवाब मौजूद है। हमने जवाब दे दिया है। वो चीफ जस्टिस साहब है, वो जाहिर है वो अदालत है, वो ऑब्जर्व करते हैं। उनकी बात को हम गलत तो नहीं बता सकते, लेकिन जाहिर है उनको वो चीज़ें नहीं बताई गई थी या शायद उन तक नहीं पहुंचाई गई थी जो इस सूबे ने किया है, जो इसकी परफॉर्मेंस रही है, जो ये हमारा दूसरा टेनेवर है। अगर इसको कंपैरिजन आप करें सिंध के साथ, पंजाब के साथ या किसी और के साथ, फिर पता चल जाएगा कि जी यहाँ पे क्या हुआ है, दूसरे सूबों में क्या हुआ है। लेकिन बहरहाल हमारा काम है कोशिश करना, मेहनत करना। वो हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। हमारी पूरी एक टीम है वज़ीर आला महमूद खान की क़यादत में, और वो काम कर रही है। और इंशाल्लाह ताला बेहतरी जो मजीद हमारे 3 साल लेते हैं उसमें मजीद बेहतरियां लेकर आएंगे। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हम चलेंगे माहिर माहौलियात भी हमारे साथ हैं, राफ़े आलम अनमार साहब। राफ़े साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे बताइएगा कुछ कि अभी धान की कटाई जो है वो भी इन प्रोग्रेस है सर, तो आपको लग रहा है कि कुछ पेशगी इकदाम किए जा रहे हैं? फ़िज़ाई आलूदगी की बात की जाए, लाहौर की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, स्मोक के ख़तरे की बात की जाए, तो आप इस बारे में मुतमईन नज़र आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमेटी बिठाने से हवाई आलूदगी बेहतर नहीं होती। तो कमेटी बिठाने से जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तानी शहरों के, यूएस एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स ने एक रिपोर्ट छापी थी पिछले साल। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के शहरों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो एवरेज तौर पे 2 साल कम होती है हवाई आलूदगी की वजह से, और कि लाहौर में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 5 साल तक कम हो सकती है हवाई आलूदगी की वजह से। अब 2018 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और पंजाब के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट छापी थी जहां उन्होंने ये बताया कि सालाना तौर पे हवाई आलूदगी में तकरीबन 45% हिस्सा सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का है, जो कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल जो इस्तेमाल किया जाता है और जो पुराने ट्रक इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी वजह से जो धुआं निकलता है इसमें हवाई आलूदगी में काफ़ी ख़राबी आती है। और फिर 20% हवाई आलूदगी जो है वो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि बिजली की पैदावार की वजह से, हम जो कोल या डीजल या फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं बिजली पैदा करने की वजह से, इसमें भी हवाई आलूदगी जो है पैदा होती है और शिद्दत बढ़ती है। और तीसरा सनत, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, हमारे सनतकार जो है पता नहीं क्या क्या और कौन कौन से धुएं जो हैं अपनी इंडस्ट्री से छोड़ते हैं जिसमें हवाई आलूदगी की शिद्दत बढ़ती है। और इसके बाद ये फसलें काटना, कंस्ट्रक्शन डस्ट, रोड डस्ट, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। तो इस वक्त हम जो कमेटियां देख रहे हैं भट्टों पे और ये फसलों के जलाने पे, ये तो मैं समझता हूँ छोटी कार्रवाई है। ठीक है। मेजर इश्यूज हैं वो है फ्यूल क्वालिटी और एनर्जी प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और वहाँ बात तो की गई थी कि यूरो 5 जो है पाकिस्तान में लाया जाएगा, तो उस बारे में आप समझते हैं कि कुछ पेशरफ्त हुई है और हमें पाकिस्तान को फ्यूल मिल सकेगा जो कि फ़िज़ाई आलूदगी में कमी का बायस बने? जी, पिछले साल कुवैत, जहां से हम गाड़ियों का पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करते हैं, उन्होंने बताया कि वो यूरो 2 पेट्रोल जो है बनाना बंद कर देंगे। उसकी वजह से पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम डिवीजन है उन्होंने इस साल एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि दिसंबर तक जो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल इंपोर्ट होगा वो यूरो 5 के स्टैंडर्ड का होगा। लेकिन अब तक वो दिसंबर का वक्त आया नहीं है। ये नोटिफिकेशन एक कागजी कार्रवाई है, मगर इंशाअल्लाह अगर यूरो 5 पे हम पहुंचे तो बेहतरी हमें नजर आएगी। मगर सिर्फ पेट्रोल हटाने बेहतर करने से नहीं होगा। हमारे जो 30 40 साल पुराने ट्रक हैं जो कि जीटी रोड और आपको पेशावर में भी नजर आते हैं, उसकी वजह से पेशावर के अंदर हवाई आलूदगी काफी बुरी है, उनको अपग्रेड करना। राफ़ी साहब, ये बात हुई, पाकिस्तान ने ये बात कही जब लाहौर के हालात पिछले साल ख़राब हुए, स्कूल्स बंद करने पड़े,
स्मोक बहुत ज़्यादा थी कि ये भारत में जो आग लगा दी जाती है, धान की फसल होती है, कटाई के बाद आग लगा दी जाती है, इस वजह से पाकिस्तान पर असरात है। और भारत ने भी यही बात की, भारत ने पाकिस्तान पर डाल दिया। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, आपको बरसात के मौसम का तो पता है, जब इंडियन ओशन से हवाएं जो हैं बारिशों के साथ नॉर्थ इंडिया के ऊपर से फिरती हुई पाकिस्तान तक पहुंचती हैं, मगर सर्दी में जो हवा फिरती है इस खित्ते के ऊपर, ये इंडियन ओशन से नहीं आती, ये अरेबियन सी और वेस्ट से आती है। इनको वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। और ये हवाएं जो हैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ की होती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग ये विंटर मंथ्स। तो ये कहना कि हिंदुस्तान से हवा पाकिस्तान को आ रही है, ये तो देख लें नेचर के खिलाफ है। जो इधर कटाई और जलाई होती है पाकिस्तानी फसलों की, उसका जो धुआं है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस की वजह से हिंदुस्तान की तरफ जाता है। और हाँ, फिर वो दुरुस्त है कि हमारा धुआं उनकी हवाई आलूदगी में बुरी तरफ लेकर जा रहा है। क्या है आपकी तरफ से सर, क्या किया जाना चाहिए? इधर उधर हो जाती है, मगर वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस एक वेदर पैटर्न है और ये 3-4 महीनों के लिए रहता है। ठीक, क्या किया जाना चाहिए ताकि इस मसले के ऊपर जो है काबू पाया जा सके? सबसे पहले देखिएगा, मसले का तो हमें पता है, मगर सरकारी तौर पर इसको नापने का और समझने के कोई तरीके नहीं है। इस वक्त पंजाब में हवाई आलूदगी को मेजर करने के लिए सिर्फ 5 मॉनिटर हैं। लेकिन 36 डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब में, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10-15 मॉनिटर होने चाहिए। फिर हमारी आंखें खुलेंगी और हमें पता चलेगा हवाई आलूदगी कहाँ है और उसकी शिद्दत कहाँ है। जी ठीक है, मॉनिटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और फ़ज़ाई आलूदगी पे यही बात कर रहे थे कि हमारी पॉलिसीज़ कुछ बेहतर होनी चाहिए। कुछ दीगर मामलात पर फ़रा बात करेंगे, एक ब्रेक लेने पहले।